मैं विकास सिंह इडुमोटो कोचिंग क्लासेस से और आज आपका एग्जाम बूस्टर सीरीज में मैं चैप्टर लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही डिमांडेबल चैप्टर है आपका फिजिक्स का। और इसमें आपको गारंटी रहता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से आते हैं, जो कि आपका चैप्टर हो गया लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि बहुत सारा सवाल आपका आने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं और इसमें एक एक फॉर्मूला को भी देखेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसा कैसा न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इसको हम लोग टोटल समझने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको हर एक चैप्टर का स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट टॉपिक यहां पर पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का ही खेल है, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी में करेंट वगैरह आपको जितना देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ चार्ज का खेल है। तो हम लोग चार्ज के बारे में सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, देन रेजिस्टेंस, उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद आपको कुछ इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको इफेक्ट्स में जानना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसके बाद जानना है ओम्स लॉ, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे जितने भी आपके फॉर्मूला है उसको देखेंगे और कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर से पूछ सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छा रहे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को फर्स्ट टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। उसके पहले हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ चार्ज। इसका मतलब ही क्या होता है? द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां पे समझेंगे कि एक्चुअल में आखिर चार्ज है क्या। तो आइए चार्ज को समझते हैं हम लोग। यहां पर चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कोई भी मैटर एक फोर्स फील करता है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं दो मैटर्स के बीच में। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो मैटर क्या करता है कि एक फोर्स को फील करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं। इसके बाद बोल दे तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब कि चार्ज वह प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का जिसके बाद उस मैटर पे रिसर्च नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ये लास्ट स्टेज होता है किसी भी मैटर के ऊपर रिसर्च करने का। ठीक है, इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चार्ज के टाइप्स पूछे तो चार्ज आपका पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर हम लोग सेम चार्ज लेकर आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर आते हैं या फिर निगेटिव निगेटिव को एक जगह लेकर आते हैं, तो वहां पर आपको रिपल्सन्स देखने को मिलता है। यदि हम अपोजिट चार्ज को पास में लाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस देखने को मिलता है। इसके आगे यदि हम बात करें तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो यहां पर मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको लिख चुका है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेज। यदि आपको किसी भी मतलब कि मैटर का टोटल चार्ज जानना है तो उसका क्या करना है कि सारे चार्जेज का सम करना पड़ेगा। उसके बाद चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बोलने का मतलब है कि चार्ज ना तो बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है। उसके बाद बात करें तो चार्ज वैल्यू रिमेन्स द सेम। चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। एंड चार्ज इज मल्टीपल ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्जेज, जैसे कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जितने एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा, जैसे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर टोटल चार्ज जानना है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, तो अगर हम लोग इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, जिससे कि आपके चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर मिल रहा है, चार्ज इज इक्वल टू NE। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए कि नहीं, ठीक है, और E मतलब जितने एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होते हैं। यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो इस तरह से आप चार्ज को समझ लिए हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट को भी देख लेते हैं हम लोग। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। देखिए, आखिर जब भी मतलब कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करते ही फैन चलने लगता है, ट्यूबलाइट्स जलने लगते हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो मतलब कि चलने लगते हैं, जैसे आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर वगैरह हो गया। तो आखिर ऐसा वायर के अंदर क्या होता है, स्विच देते ही ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सारे इक्विपमेंट्स चलने लगते हैं? तो उसके पता ऐसा वायर के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले यही हमको समझना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक आपके पास सर्किट है, ठीक है, इधर हम एक क्या करते हैं, सर्किट बना लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, सर्किट में आप क्या जान रहे हैं कि ये एक आपका बल्ब है। ये आप मतलब छोटे थे तभी पढ़ चुके थे कि बल्ब को ऐसे बनाते हैं आपके फिजिक्स में। उसके बाद आपका यहां पर मान लेते हैं एक स्विच है। अभी स्विच क्या है, आपका ऑफ है। यहां पर लगाते हैं बैटरी, ठीक है, और इस तरीके से आपके वायर को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट। तो ये एक सिंपल सर्किट हो गया आपका। और जैसे यहां से हमने इसमें एक मतलब कि डॉट दे दिया, यानी कि आपका क्लोज सर्किट हो गया, स्विच ऑन हो चुका है। अब ये बल्ब क्या होगा, आपका ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा स्विच देते ही, ठीक है ना। तो आखिर इस वायर के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये जलने लगा? तो इसके थ्योरी को अगर समझना है तो मैं आपको बता दूं। चलिए इस वायर को क्या करते हैं, यहां पे जूम कर लेते हैं। ये चलिए, इस वायर को हमने क्या किया, जूम कर लिया, ठीक है, ये वायर जूम हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आपका वायर किस चीज से बना हुआ है, आपका वायर बना हुआ है कॉपर से, ठीक है, मान लेते हैं कि कॉपर से, ठीक है। आपको यहां पर कॉपर के अंदर एटम्स देखने को मिलेंगे। ये मान लीजिए क्या है, एटम्स, ठीक ना, ये आपके एटम्स हो गए। अब एटम्स के अंदर से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब कि रैंडम मूवमेंट मतलब इनका कोई डायरेक्शंस नहीं होता है कि ये किधर मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी या सेल के साथ, तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन्स में एक डायरेक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इधर साइड से ऐसे करके मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस वायर के अंदर, इसके अंदर मूवमेंट आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर से मूव करने लगता है तो इससे एक आपका यहीं से करंट उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि फैन वगैरह है, जैसे ही हम लोग बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं वायर को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। अब आप ही सोचिए कि आप एक रोड पर खड़े हैं और आपके बगल से बहुत तेजी से एक गाड़ी जाएगी, तो आपको एक झटका सा महसूस होता है। वैसे ही इस वायर के अंदर ये बल्ब क्या है, कनेक्टेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जब गुजरेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इस बल्ब को एक फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। बाकी तो इसमें कौन सा मतलब कि आपका लॉ लग रहा है, आगे चल के समझेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल आपको एक सिंपल वे में मैंने समझाया कि करंट कैसे उत्पन्न होता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज करंट, आप सिंपल बोलोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, बहना, समझे, थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से। कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो अपने अंदर से चार्ज को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और जो अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए, उससे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक सब आपको बात समझ में आ गया।
सर करंट को एसआई यूनिट क्या होता है? तो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? ए से आपका इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा 1 एम्पियर क्या होता है? आप सिंपल लिखेंगे कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में यदि फ्लो करता है तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। और यहां से एक आपका इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला क्रिएट होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देखिए चार्ज को Q से हम लोगों ने इंडिकेट किया और करंट को I से इंडिकेट किया है, और यहां से आपका सेकंड फॉर्मूला है चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। कोई ऐसा डिवाइस बताइए सर जिससे कि कंडक्टर के अंदर कितना करंट चल रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आपका यहां पर 2 डिवाइस मैंने बताया है, एक बताया है एमीटर और दूसरा है गैल्वेनोमीटर। एमीटर भी क्या करता है? करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है? करंट को मेजर करता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए ये क्या करता है? बड़े करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। अब गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि करंट इधर से इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर जा रहा है, लेकिन एमीटर को डायरेक्शन नहीं बताता है, ये सिर्फ बताता है कि कितना करंट जा रहा है कंडक्टर के अंदर, बस उतना ही बताता है। अब सवाल आएगा कि इसको हम लोग सीरीज में मतलब कि कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ेंगे हम लोग, और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ये सीरीज और पैरेलल वाला जो मैटर है इसको समझ लेंगे, और तब बताएंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है डिवाइस और करंट को डिवाइस जो मेजर करता है इसको सीरीज या पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब आपको सिंपल समझाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए पोटेंशियल वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? ऐसा लगता है जैसे पोटेंशियल ताकत, समझ गए कि नहीं? और डिफरेंस मतलब अंतर। 2 व्यक्ति हैं यहां पर, दोनों के ताकत में अंतर होगा, ये चीज इस वर्ड से हमको समझ में आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने क्या देखा था कि ये आपका वायर है, ठीक है, ये आपका क्या है बाबू? वायर है, और इस वायर के अंदर बहुत सारे आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले थे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में हमको क्या करवाना है? मूव करवाना है। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमको इसको मूव करवाना है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे, ये सवाल है आपका। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे, ये सवाल है। सिंपल एक तरीका उठाते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक टंकी है पानी की, और यहां पर भी मेरे पास एक दूसरी टंकी है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास एक दूसरी टंकी है, ठीक है, और यहां से हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया। हमको पानी इसमें से इसमें ले जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? इसमें से पानी इसमें ले जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें पानी एकदम पूरा भरा हुआ रखना पड़ेगा, ठीक है, पानी एकदम फुल रखना पड़ेगा, और इसमें पानी क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। अगर पानी इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा तो पानी अपने आप इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि वस्तु जो है फ्लो करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शंस के तरफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल के बीच में डिफरेंसेस करना पड़ेगा। समझ गए? अब वही करता है आपका सेल या बैटरी। जैसे कि आप अपने घर में देखे होंगे कि जो आपकी बैटरी होती है वो इस तरीके से कुछ होता है जिसमें कि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव लिखा हुआ रहता है। अब यहां पर होता क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव का संख्या ज्यादा कर देते हैं और दूसरे तरफ निगेटिव का संख्या ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब जिससे होगा क्या कि मान लीजिए वायर ऐसे करके ऐसे इस बैटरी के साथ क्या है? कनेक्टेड है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा कि इस वायर के अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव।
ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। अब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर के निगेटिव को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, कहेगा मेरे पास से भागो। ये लोग इससे भागना शुरू करेंगे, समझ गए कि नहीं? ठीक है। और ये पॉजिटिव क्या कहेगा कि तुम हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओ। ये अट्रैक्ट करने लगेगा, ये रिपल्सन करने लगेगा, जिससे कि ये लोग इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। वैसे करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो आपका करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका चार्ज फ्लो करता है, किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जितना जूल ऑफ वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 वोल्ट भी कोई आपसे पूछे तो 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है। तो 1 वोल्ट भी आपको समझ में आ गया। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया। और इस चैप्टर का आपका थर्ड फॉर्मूला क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो यहां से हमने क्या समझ लिया? पोटेंशियल डिफरेंस को। अब नेक्स्ट हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे, जिससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा वो पैरेलल और सीरीज कनेक्शन वाले मैटर को समझ लेते हैं। तो आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस का मतलब क्या है? आइए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बल्ब हो गया। ठीक है। ये एक दूसरा बल्ब हो गया और यहां एक तीसरा बल्ब हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको एक वायर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो देखिए वायर से कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये आपका मान लीजिए एक बोर्ड हो गया। ठीक है। ये आपका एक बोर्ड हो गया, ये स्विच हो गया। अब क्या क्या तरीका हो सकता है? एक वायर यहां जोड़े, एक वायर यहां जोड़े और इसको लाकर डायरेक्ट ऐसे करके कर दिए, ये बल्ब जल जाएगा। इसको भी यहां से एक वायर यहां से कनेक्टेड ले आए, एक यहां डाले, एक यहां करें, ये बल्ब भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। मतलब सबके लिए एक पर्सनल वायर लाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये तीनों बल्ब जलने लगेंगे और सबके लिए एक अलग अलग वायर लाना पड़ेगा और यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस। ठीक है। हाँ, पैरेलल में क्या होता है कि करंट ज्यादा आपको मिलेगा और बल्ब जो होगा वो ज्यादा लाइटेड होगा, समझ गए? लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका? तो दूसरा तरीका अलग तरीके से हो सकता है। आइए देखते हैं। तो दूसरे तरीका में एक हो सकता है कि यहां से वायर लिए और ये वायर लाकर यहां पर कनेक्ट किए, यहां से वायर इसमें, यहां से वायर इसमें और यहां से एक वायर लेकर डायरेक्ट इसमें कर दिए। अब ये जो आपका कनेक्शंस दिख रहा है इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा? करंट कम सप्लाई होगा और ये बल्ब ज्यादा लाइटेड नहीं जलेंगे। ठीक है। तो यही होता है सीरीज और पैरेलल में अंतर। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है कि एम मीटर जो होता है या फिर जो आपका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वोल्ट मीटर कहते हैं। तो किसको किस में कनेक्ट करते हैं? तो आपका जो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस था एम मीटर, ठीक है, और इसको डिवाइस जो था इसका नाम था आपका वोल्ट मीटर। ठीक है। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के बारे में अभी आप नहीं पढ़े, आपको रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ाएंगे। तो इसका रेजिस्टेंस आपका लो होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये लोग करंट के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, इसीलिए इनको इस तरीके से सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब आइए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस से पहले हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। आपका ओम्स लॉ के बारे में हम लोग समझते हैं कि करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी कि करंट को टेंपरेचर से भी फर्क पड़ता है, इसीलिए टेंपरेचर भी देखना जरूरी होता है। और करंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे कि मैंने वो टंकी के बारे में आपको बताया था, तो एक टंकी में जितना ज्यादा पानी हाई होगा और एक में जितना लो होगा उतना ज्यादा तेज फ्लो करेगा एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी।
वैसे ही करेंट ज्यादा होगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ओम्स लॉ यही बताते हैं कि करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा, जो कि यहां पर आया रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां से आपके चैप्टर का एक नया फॉर्मूला बनता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका ये जो आपका फॉर्मूला है ये एकदम VBI है, इसको नहीं भूलना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ये वह प्रॉपर्टी है जो करंट के बीच में बाधा बनता है, यानी कि करंट जब फ्लो करता है तो ये उसको रेसिस्ट करता है, मतलब कि रोकता है। एक तरह से बोल लीजिए तो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट को रोकेगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो यहां से रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है, करंट को स्लो कर देता है। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, थोड़ा बहुत हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हीट भी उत्पन्न होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, समझ गए। हाँ, अब रेजिस्टेंस को क्या हम लोग सर रोकने का काम करता है, तो अगर हमको कहीं जरूरत पड़े कि हमको क्या करना है कि करंट को ना स्लो करना है, फास्ट है स्लो करना है, और कहीं पे ऐसा है कि नहीं करंट ठीक है ना, मतलब इसमें रेजिस्टेंस को क्या करना है कि कम रखना है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो आइए उसको समझाते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एल मतलब लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जितना लंबा आप तार लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, यानी कि वायर जो होगा जितना ज्यादा पतला होगा, वायर जितना ज्यादा पतला होगा, ये वाला डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, ये डायमीटर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और ये वाला डायमीटर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं तो हर एक वायर की, अब सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, यहां से इसको हम पहले साइड करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अगर इन दोनों को हम यहां पर देखते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, ये लिख सकते हैं बाबू। अब इस साइन को यदि हमको हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ेगा, जो कि एक कांस्टेंट टर्म आता है आपका रो करके, ठीक है। हाँ, यहां से देखते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन में ए, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ वायर भी कहते हैं। देखिए हर एक वायर की अपनी रेसिस्टिविटी होती है, यानी कि करंट को रोकने की जो क्षमता है हर एक वायर का अपना होता है, सेल्फ उनकी कैपेसिटी होती है कि हम करंट को कितना रोक सकते हैं, जिससे कि हम लोग रेसिस्टिविटी ऑफ वायर कहते हैं। जितना रेसिस्टिविटी की वैल्यू जिस वायर की कम होगी, जिस एलिमेंट्स का कम होगा, जिस मटेरियल का कम होगा, वो उतना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी वो उतना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्रिएट होता है आपका, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन में ए। ये एक फॉर्मूला VBI, ये दो फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको बिल्कुल याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया, R इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए कैसे होता है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, एक इफेक्ट पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको क्या पढ़ना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आइए उसको देखते हैं। आपका एक लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपका एक लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या कहते हैं कि हीट इज द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो यहां से क्या बोलते हैं कि हीट जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस के और टाइम के। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जितना ज्यादा रहेगा, करंट जितना ज्यादा रहेगा कंडक्टर में, उतना ज्यादा आपका हीट उत्पन्न होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा
हीट उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, और जितना टाइम के लिए आपका करंट फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर उतना ज्यादा आपका हीट उत्पन्न होगा। और यहां से एक आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, I मतलब करंट हो गया, R मतलब रेजिस्टेंस और T फॉर टाइम। अब यहीं से कुछ आपको एप्लीकेशन से जो ध्यान देना है, जैसे कि बल्ब, जो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब बनाए गए हैं, आपके घर में जो हीटर इस्तेमाल होते हैं और आप लोग जो आयरन यूज करते हैं, ये सब इसी एप्लीकेशंस पे आधारित है। जैसे कि बल्ब में आपने क्या देखा है कि मान लीजिए ये आपका बल्ब है और बल्ब में इस तरीके से आपका ये फिलामेंट लगा हुआ रहता है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, टंगस्टन की रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जिसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगा करंट को उतना ज्यादा रोकेगा। ठीक है, उसके बाद से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये हीट होगा तो गले नहीं। इसके अंदर आपको आर्गन गैस मिलेंगे जो कि ऑक्सीजन से दूर रखेंगे, ताकि आपका जब ये हीट हो तो ये आग ना लगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए इसको डायरेक्ट ऐसे करके नहीं जोड़ा है, बल्कि इसको ऐसे 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 किया है ताकि इसका लेंथ बढ़ जाए। ये बहुत इसको पतला रखता है, ताकि आपको पता था कि रेजिस्टेंस हाई होगा अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखेंगे, और इससे कि आपका बल्ब बनता है और हीट होके ये ग्लो करने लगता है। हीटर में भी आपका सेम प्रोसेस होता है, आयरन में भी आपका सेम प्रोसेस होता है। आयरन को आप देखेंगे तो नीचे से कुछ इस तरीके के आयरन होते हैं, लोहा का बना हुआ रहता है, जो प्रेस करने वाला आयरन होता है। जब आप उसको खोलेंगे ना तो यहां से एक वायर इस तरीके से निकला हुआ रहेगा, और यहां से एक आपको कॉइल नजर आएगा जो इस तरीके से रहता है। यहां भी सेम चीज आप बल्ब की तरह देख रहे हैं, ये हीट होता है। और आप आयरन में एक चीज देखे होंगे कि आपका आयरन जब भी आपका सट जाता है तो करंट नहीं लगता है, लेकिन आपको जल जाता है। तो एक मटेरियल लगाया हुआ रहता है इस कॉइल के नीचे में, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे कि हीट तो फ्लो कर जाता है लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। तो ये एप्लीकेशंस को आप ध्यान में रखेंगे, ये बिल्कुल VVI है, इसको आप जरूर क्लियर रखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ VVI में क्या बोला कि इस एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला, जितना भी आपको ये फॉर्मूला बताया जा रहा है, ये सभी फॉर्मूला को क्या करना है, आपको क्लियर कट रखना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है भाई। इसी फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा आपको सवाल आने वाले हैं, खास करके ये वाला, ये। ठीक है, ये दो फॉर्मूला को तो आप बिल्कुल क्लियर कट रखेंगे। यहां से तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको जानना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई ये सर्किट है, और इस सर्किट में क्या है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए, जैसे ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। अब ये सभी रेजिस्टेंस को हटाकर मुझे एक रेजिस्टेंस जानना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि सीरीज में कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू अगर हमको जाननी है तो कैसे जानेंगे हम लोग? तो देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपको सीरीज में कनेक्टेड होता है तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि टोटल वोल्टेज जो होता है, और टोटल वोल्टेज जो होता है वो सारे वोल्टेज का सम के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे यहां पर मैंने एक वोल्टेज कनेक्ट किया, इसको V1 बोल दिया, यहां पर आपका V2 बोल दिया, यहां पर आपका V3 बोल दिया। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। करेंट जो होता है वो सभी सेम होते हैं रेजिस्टर्स के अक्रॉस, समझ गए? करेंट जो होता है सेम होता है। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब V को क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। अब यहां से I हमने कॉमन ले लिया तो ये I और I कट गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका VVI है, इसको आप जरूर क्लियर कट रखेंगे। ये आपका VVI है, इसको आप जरूर क्लियर कट रखेंगे, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इस तरीके से हम जान सकते हैं इन सीरीज। ठीक है, पैरेलल में कैसे होता है, तो आइए हम लोग पैरेलल वाला भी देख लेते हैं। यहां से आपको क्या समझना है कि जो आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर पैरेलली हम लोगों ने क्या किया है कि R1, R2 और R3 को कनेक्ट किया है। पैरेलल हमें कैसे समझ में आता है, तो यदि आपका करंट यहां पर डिवाइड हो गया है, यदि करंट डिवाइड हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि वो पैरेलल कनेक्शंस
है। अब पैरेलल कनेक्शंस होगा ना, तो यहां पर टोटल करंट कैसे निकलेगा, तो टोटल करंट में हमको ये यहां से जो गया इसको हम लोग बोलेंगे I1, यहां से जो गया इसको बोलेंगे I2 और यहां से गया जो इसको बोलेंगे I3। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाकी वोल्टेज जो होता है सभी आपको रेजिस्टर्स के थ्रू क्या होता है, सेम होता है। सो टोटल करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला यहां से हम बना सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर बन सकता है। V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V यहां से क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया, कॉमन लिए तो V भी कट गया ऊपर ऊपर। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आपका हो गया। तो ये आपका दोनों जो मैंने बताया ये VBI है, इसको आप लोग क्या करेंगे, क्लियर कट रखेंगे। मैं जहां VBI बोल रहा हूं आपको वहां पर क्या रखना है, क्लियर कट रखना है, बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। लास्ट में मैं एक सवाल ऐसा करवाऊंगा जो कि आपका एक ही सवाल में ऐसा रहेगा वो सवाल कि आपका एक क्वेश्चन इससे मिक्स नहीं होगा, और 100% आपको गारंटी देते हैं कि इस तरह का एक सवाल जरूर रहेगा। आपका ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये यहां पर जो आपको फॉर्मूला दिख रहे हैं, यहां से एक सवाल फिक्स रहता है। और ये जो मैंने आपको बताया ये, और इसके पहले बताया कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, वहां से एक सवाल आपका फिक्स रहेगा। और उसके बाद आपका लास्ट में जो मैं पावर पढ़ाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, वहां से एक क्वेश्चंस, मतलब कि 3 सवाल आपके जो न्यूमेरिकल्स में रहेंगे यहीं से आपके क्रिएट होंगे। तो मैं कैसे कैसे सवाल रहेगा उसको आप लास्ट में बताएंगे, तो आप इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्शंस, मतलब कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जिसका एसआई यूनिट होता है वाट, ठीक है। डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। यहां से आपका बहुत सारा फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो इस वर्क की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू V क्यू अपॉन में T हो सकता है। आपको पता है करेंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, इस Q अपॉन T की जगह हम लिख सकते हैं करेंट, यानी कि पावर इज इक्वल टू VI भी लिखा जा सकता है। तो यहां से एक फॉर्मूला, यहां से दूसरा फॉर्मूला क्रिएट होगा। V इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, IR, तो पावर इज इक्वल टू, अब IR इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये फॉर्मूला अलग अलग डिराइव हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करते हैं, तो वह एनर्जी जो एक सर्किट के द्वारा कंज्यूम होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल जो यूनिट होता है, जो आप घर में आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो आपका बिजली बिल आता है, वो यूनिट में आता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब कि पावर इंटू टाइम, एक वैल्यू याद रखेंगे। अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ आपके पूरे चैप्टर्स की थ्योरी खत्म हुई। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस चैप्टर से देखेंगे। वो वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। मैं अलग अलग वीडियोस दोनों को कर रहा हूं, ठीक है, और आपके पास दोनों वीडियोस जाएंगे, आप लोग जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।